गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेबंस्की थ्योरम पर चर्चा करेंगे। हेक्स्चर-ओरलेन सिद्धांत तथा साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत दोनों ही स्थिर साधन संपन्नताओं की मान्यता पर आधारित हैं। रेबंस्की ने अपने 1955 में प्रकाशित एक लेख में यह दिखाया कि एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन में परिवर्तन करने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाली दो वस्तुओं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह रेबंस्की प्रमेय के नाम से प्रचलित है। यह सिद्धांत यह कहता है कि दो साधन, दो वस्तु अर्थव्यवस्था में यदि एक की पूर्ति बढ़ा दी जाए और दूसरे साधन की पूर्ति स्थिर रखी जाए तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि उस वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा जो बढ़ाए गए साधन को गहनता से प्रयोग करती है और दूसरी वस्तु का उत्पादन घट जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि श्रम की पूर्ति बढ़ती है तो श्रम गहन वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है और पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन घट जाता है। इसके विपरीत, यदि पूंजी की पूर्ति बढ़ती है तो पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं सिद्धांत की। ये देखिए, ये जो थ्योरम है वो इन मान्यताओं पर आधारित है। पहला, दो देश हैं जो कि एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, और दूसरा है यह देश केवल दो वस्तुएं क्लॉथ और स्टील का उत्पादन करता है। इन वस्तुओं का उत्पादन दो साधन श्रम तथा पूंजी से किया जाता है। ये दोनों साधन पूर्ण रूप से विभाज्य है, पूर्ण रूप से गतिशील है और कुछ सीमा तक परस्पर स्थानापन्नीय है। दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन रेखीय और समरूप हैं। प्रत्येक वस्तु की साधन गहनता भिन्न भिन्न है। जो क्लॉथ है वो सापेक्ष रूप से श्रम गहन है और जो स्टील है वो सापेक्ष रूप से पूंजी गहन है। वस्तु कीमतें और साधन कीमतें दोनों ही स्थिर है। वस्तु तथा साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है। केवल एक साधन की पूर्ति में परिवर्तन किया जाता है, जैसे श्रम, जबकि दूसरे साधन की पूर्ति स्थिर रखी जाती है। अब हम रेबंस्की थ्योरम को एक डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए कि किसी एक देश में देयर इज इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। तो देश के जो ओरिजिनल फैक्टर जो सप्लाईज हैं वो मेजर किए जा रहे हैं। बॉक्स ACBD डायग्राम फर्स्ट में आप देख सकती हैं। और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फॉर क्लॉथ, जो कि एक श्रम प्रधान वस्तु है, वो उसके ओरिजिन का जो बिंदु है वो A है। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन फॉर स्टील, जो कि एक पूंजी प्रधान वस्तु है, वो है B पर और F पर। क्लॉथ एक्सपोर्टेड कमोडिटी है कंट्री की, जबकि स्टील एक इंपोर्टेड कमोडिटी है। एक बार वंस देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर, वी विल हैव नया जो एजवर्ट बॉक्स है वो है AEFD, वेयर CE मेजर्स द इंक्रीज इन लेबर फोर्स। शुरुआत में इनिशियली द कंट्री प्रोड्यूसेस एट P, पॉइंट P ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व, APB आप देख सकती हैं। और द फैक्टर इंटेंसिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ विल देन बी AP and the factor intensity in the production of steel will be BP. When the country gets an increase in labor supply equal to CE, आप देख सकते हैं डायग्राम में, with no change in capital stock, the country would move towards a new production point R on the new contract curve ARF. अब देखिए, what are the effect of this movement on factor price, product price, production levels, terms of trade, etc. इन सब को हम अब स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप नोटिस करिए, देखिए, there is no change in factor prices. Factor intensity in the production of two goods remains unchanged. Originally देखिए, factor intensity in cloth production was PA. अब क्या है? RA. In the production of steel, it was BP पहले and now it is FR. और अब देख सकते हैं, this means देखिए, factor price ratio has remained unchanged. और ये क्या करेगा? This would prevent factor price equalization from taking place if labor जो abundant country है experience करती है labor force increase, और capital abundant country experience करती है increase in
कैपिटल स्टॉक। अब सिंस फैक्टर प्राइस आर केप्ट कांस्टेंट, द कमोडिटी प्राइस भी क्या रहेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट P to R, there is no change in either factor prices or product prices, and the only change क्या है, is in the volume of two goods produced. The change in volume of output produced in moving from point P to R can be measured किससे, by the distance from point A to point P and to point R in the case of cloth, और स्टील के केस में from point B to P and from F to R। ये जो डिस्टेंस है FR वो शॉर्टर है डिस्टेंस BP से, जिसका मतलब ये है कि लेस ऑफ स्टील इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट R देन एट P। इन द सेम वे देखिए आप, द डिस्टेंस AR इज मोर देन द डिस्टेंस AP, which must therefore mean that more of cloth is being produced at R as compared to P। इन सब का मतलब ये है कि रेबेन्स की थ्योरम के अकॉर्डिंग कि इफ द सप्लाई ऑफ वन ऑफ द टू फैक्टर्स इज इंक्रीज while keeping the other constant, अगर एक फैक्टर की पूर्ति बढ़ा दी जाती है और दूसरे की स्थिर रखी जाती है, जैसे कि लेबर बढ़ाया गया है इस केस में, तो क्या होगा, द प्रोडक्शन ऑफ गुड इंटेंसिव इन द इंक्रीजिंग फैक्टर विल इंक्रीज इन एब्सोल्यूट अमाउंट, whereas प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड विल डिक्रीज। तो श्रम जिसकी पूर्ति बढ़ाई है उससे संबंधित वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा, जबकि दूसरी वस्तु का उत्पादन घट जाएगा, और फैक्टर और कमोडिटी प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे। यही रेबेन्स की थ्योरम बताता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, इसके लॉजिक को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो अमाउंट ऑफ लेबर जो इंक्रीज हुआ है, ऑल द न्यू लेबर हैज गॉन इनटू द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्लॉथ, वो सारा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्लॉथ में चला गया है। फ्रॉम द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री स्टील, स्टील से भी क्या हुआ है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जो स्टील है, नॉट ओनली कैपिटल बट ऑल्सो सम लेबर हैज मूव्ड आउट इनटू द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, वहां से भी लेबर जो है स्टील इंडस्ट्री से भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में चला गया है। ये किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है फैक्ट से कि प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एक्सपांड हुआ है while that of steel कम हुआ है। If the labor force continues to expand indefinitely, अगर ये अनंत रूप से बढ़ता जाता है लेबर फोर्स, तो कंट्री विल सून बिकम कंप्लीटली स्पेशलाइज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, वो क्लॉथ के उत्पादन में पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण कंट्री हासिल कर लेगा। इस आर्ग्यूमेंट को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये नेसेसरी है कि जो एक ज्योमेट्रिक इलस्ट्रेशन हमको देखना पड़ेगा। सेकेंड डायग्राम में आप देखिए कि वहां जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व TT है, that is derived from the Edgeworth box diagram ACBD, जो कि फर्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है। जो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है वो लाइन P0 टेंजेंट है TT पॉइंट के S पर, TT लाइन के S पर बिंदु पर। व्हाट अबाउट द न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट शेप इट विल हैव। अब हम क्या कह सकते हैं इस संदर्भ में कि that a price line such as P1 which is parallel to P0 must be tangent to the new PPC production possibility curve below the line SN. This is because जैसे कि हमने अभी देखा है at constant price more cloth will be produced and less steel will be produced. So अगर हम derive करते हैं एक नया PPC जो कर्व है FF from the box AEFD, इट विल अपीयर, जो है डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में पॉइंट H कैन नॉट बी एन इक्विलिब्रियम पॉइंट अनलेस स्टील इज एन इंफीरियर गुड। स्टील जब तक कि इंफीरियर गुड न हो तब तक H इक्विलिब्रियम का बिंदु नहीं हो सकता है। द इंक्रीज इन लेबर फोर्स एंड अ कॉन्सिक्वेंट शिफ्ट इन द PPC वुड इंप्लाई एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। Bearing inferior goods, the demand for both the commodity must increase. दोनों ही commodities का production increase करेगा। Therefore, नया equilibrium point जो होगा will have to be somewhere on the new production possibility curve FF, between where it is cut by the lines SN and SM। आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं।
The slope of this segment on the FF curve is not as steep as the slope of the TT line at point S. That implies, इसका मतलब क्या हुआ, that the relative price of steel will be higher in the new equilibrium situation, which in other words क्या मतलब है इसका, कि that an increase in the labor supplied will lead to a deterioration in the country's terms of trade. तो रेबन्स के थ्योरम के अनुसार जब एक साधन की पूर्ति बढ़ती है तो उस देश के व्यापार की शर्तों में गिरावट आती है. The factor growth therefore would lead to deterioration in terms of trade for that good which uses the increasing factor intensively. इस पर्टिकुलर केस में लेबर सप्लाई इंक्रीज हुआ है. Country's exported good was labor intensive good cloth. The cloth price will decrease, turning क्लॉथ का प्राइस का क्या होगा, डिक्रीज होएगा, टर्निंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट द कंट्री. ऑल दिस इज बेस्ड ऑन assumption that neither of the two good is an inferior good. तो इस तरह से रेबन्स्की थ्योरम has several implication to welfare, terms of trade, commodity and factor price. but जो implication है factor price equalization theorem वो clear है कि if the supply of the abundant factor of production expands rapidly, it could keep the factor price ratio in the country constant, preventing factor price equalization among countries to take place. Thank you.